हेलो एवरीवन। टुडे विल टॉक अबाउट हाई कोर्ट। आज हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो हाई कोर्ट जो है वो हमारे इंडिया के इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम में सेकंड नंबर पर आता है। ऑल्दो हमारा जो स्टेट का पूरा जो सिस्टम होता है उसमें हाई कोर्ट जो है वो टॉप पर आता है। स्टेट वाइज हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है और पूरे इंडिया में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे पहले आता है। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट एंड देन सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरीके से ये जुडिशल हायरार्की चलती है। और एक स्टेट में जुडिशरी इन अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड देन हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए और हमारे और ट्रिब्यूनल्स हो गए, अलग अलग और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, तो ये सब आ जाता है। पर हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट में टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। स्टेट का टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है हाई कोर्ट इन अ स्टेट। अब जो हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है वो कब ओरिजिनेट हुआ था? 1862 में ओरिजिनेट हुआ था। सबसे पहला कोर्ट कहाँ बना था? कैलकाटा में, फिर बॉम्बे में, फिर मद्रास में। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद में बना था। 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद 1950 में हाई कोर्ट जो है वो जो भी ये प्रोविज़न आ गया था कि हाई कोर्ट जितने भी प्रोविंसेस में हाई कोर्ट होंगे वो उन्हीं स्टेट्स के हाई कोर्ट बन जाएंगे। ये 1950 में ये प्रोविज़न आया था। अब क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें ये दिया गया है कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। पर उसके बाद हमारा आया 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट रहेगा। मान लीजिए कोई एक दो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो उन दोनों के लिए एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। इस तरीके से ये वाला प्रोविज़न आया था 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू। और इसमें क्या था कि सिर्फ एक और एक, दो और दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी बन सकता है और दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स प्लस कोई एक यूनियन टेरिटरी भी उसमें जुड़ सकती है। तो ये प्रोविज़न आया था। अब उसके बाद क्या है, और एक कोई यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली जो है वो एक इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अलग से एक हाई कोर्ट है और 1966 से इसका एक हाई कोर्ट है। तो दिल्ली ही सिर्फ ऐसी यूनियन टेरिटरी है विच हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का हाई कोर्ट है। ऑलराइट, और बाकी सारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं दे फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स। तो पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। मतलब पार्लियामेंट के ऊपर है ये कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन के अंदर एक और यूनियन टेरिटरी जोड़ भी सकता है, या फिर कोई ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी जुड़ी हुई है तो उस यूनियन टेरिटरी को वहाँ से निकाल भी सकता है उस हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन से। तो पार्लियामेंट हैज़ दिस पावर। अब क्या है, कौन से आर्टिकल्स में बात की गई है हाई कोर्ट की? आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दी, किसके बारे में बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, पावर्स, प्रोसीजर्स ऑफ हाई कोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। 214 टू 231 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, पावर्स, प्रोसीजर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो इसके बारे में ये बात करता है। नाउ विल मूव टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले जजेस आते हैं। जजेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आएगा, ओथ अफर्मेशन, टेन्योर ऑफ जजेस, रिमूवल, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं। अब कौन अपॉइंट करता है जजेस को?
तो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। और चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई भी स्टेट है और उसका एक हाई कोर्ट है। अब उस हाई कोर्ट के जितने भी जो जजेस होंगे, मान लीजिए ये सारे जजेस हो गए हाई कोर्ट के, तो ये सब कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब उस हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस भी होंगे, तो ये चीफ जस्टिस हो गए जैसे हाई कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करेगा? इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। पर किससे कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट? कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने आपको अपने लास्ट सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में बताया था कौन बनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जब भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाएंगे तो वो सबसे पहले कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, प्लस और किससे कंसल्ट करेंगे? जो उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर होंगे उनसे भी कंसल्ट करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाएंगे। और बाकी के जितने भी जजेस हो जाते हैं उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए, से बाकी के जो जज हो गए हैं उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो कंसल्टेड। मतलब कि बाकी के जजेस जो हो गए उनको अपॉइंट करने के लिए फिर चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट ये भी इनसे भी कंसल्ट किया जाएगा। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं अपने ओथ और अफर्मेशन पर। अब ओथ कौन दिलाएगा? जितने भी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट जब किया जाता है तो उनको ओथ दिलाने के लिए कौन दिलाता है उनको ओथ? गवर्नर। जब तक गवर्नर ओथ नहीं दिला लेते उनको तब तक वो ऑफिस में नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले गवर्नर ओथ दिलाएंगे उनको, उसके बाद ही वो जितने भी जजेस हो जाते हैं हाई कोर्ट के वो जा सकते हैं अपने ऑफिस में, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ऑलराइट, और इनका टेन्योर कितना होता है, कितने टाइम के लिए ये लोग रहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स नहीं है टेन्योर जजेस का, कि हाई कोर्ट के जजेस का कि आप इतने टाइम तक आप कोर्ट में रह सकते हैं। पर 62 जो है वो एज है, 62 इयर्स रिटायरमेंट एज होती है हाई कोर्ट के जजेस की। और बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन खड़ा होता है इनकी एज के ऊपर हो गया तो, या फिर किसी भी इशू में ये जो अगर कोई क्वेश्चनिंग हो जाती है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और प्रेसिडेंट पहले कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उनका डिसीजन वुड बी फाइनल। तो 62 जो होती है वो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है। और अगर रिज़ाइन करना हो किसी भी हाई कोर्ट के जज को तो अपना रेजिग्नेशन लेटर वो किसको एड्रेस करेंगे? वो करेंगे प्रेसिडेंट को। सिंस प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करेंगे अगर रिज़ाइन करना होगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और रेजिग्नेशन भी फिर प्रेसिडेंट को ही दिया जाता है। और अगर रिमूव करना है किसी हाई कोर्ट के जज को तो रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट जो है उन्हीं के पास जाएगा उनके रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन, और कौन देगा? पार्लियामेंट देगा। तो अगर रिमूव करना है तो पार्लियामेंट जो है वो देगा प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, रिमूवल ऑफ जजेस में एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर ये होता है कि मान लीजिए कोई भी हाई कोर्ट का जज है वो अपना ऑफिस जो है वो वेकेट कर देता है व्हेन ही इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज़ ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। तो जब भी जैसे वेकेट कर देता है तो उसके केस में भी कुछ प्रोविजंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें एड हॉक जजेस वगैरह आ जाते हैं। तो वो चीज़ में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर अगर आप किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं या किसी और हाई कोर्ट के जज बन गए हैं तो आपको अपना ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ेगा
हाई कोर्ट के जज को। तो ये चीज़ आ जाती है। नाउ विल मूव टू रिमूवल ऑफ जजेस। अब हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 का गठन हुआ था। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 बनाई गई थी, जिसके तहत क्या था, एक रिमूवल मोशन जो है वो साइन होगा। सबसे पहले तो लोकसभा के 100 मेंबर्स एक रिमूवल मोशन साइन करेंगे और राज्यसभा के 50 मेंबर्स रिमूवल मोशन साइन करेंगे। और फिर ये रिमूवल मोशन जो है वो स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दिया जाएगा। उसके बाद अब ये स्पीकर या चेयरमैन पे डिपेंड करता है कि वो या तो ये रिमूवल मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये उनके ऊपर है। अगर ये रिमूवल मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद ये मोशन जो है एक 3 मेंबर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो इन्वेस्टिगेट करेगी ये चार्जेस को, जो भी जिस भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज का रिमूवल हो रहा है उनके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद ये 3 मेंबर कमेटी जो है, कौन कौन आएगा, वो 3 मेंबर्स कौन से होंगे? एक तो होंगे चीफ जस्टिस होंगे, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो गए। और दूसरे जो मेंबर आएंगे वो आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तीसरे मेंबर जो होंगे वो होंगे एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में भी बताया था, उसमें भी यही था, तो आपको ध्यान रखना है। आप वो वाला लेक्चर प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर। सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर है, जिसमें सारी चीज़ें कवर की हैं मैंने, तो आप प्लीज़ वो वाला लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ये वाला लेक्चर भी देखिए, जिसमें और इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि इनके रिमूवल, हाई कोर्ट के जज के रिमूवल में और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में क्या डिफरेंस है उसको ध्यान से देखिएगा प्लीज़। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, अब ये 3 मेंबर्स होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो होंगे, वो 3 मेंबर कमेटी के 3 मेंबर्स होंगे। ऑलराइट, अब ये जो कमेटी है, अगर वो ये फाइंड कर लेती है कि भाई जज जो है वो सच में गिल्टी है, उसने कोई मिसबिहेवियर किया है, या फिर इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, तो ये मोशन जो है उसके बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा। अब ये मोशन चला गया जी पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, ये मोशन जो है पार्लियामेंट के हर एक हाउस की स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, ध्यान रखिए आप प्लीज़, स्पेशल मेजॉरिटी। मैंने आपको अपने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में भी और बाकी सारे लेक्चर्स में स्पेशल मेजॉरिटी बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। तो आप प्लीज़ वो वाला लेक्चर देखिए, और उसमें आप अच्छे से आपको मैंने समझाया है स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। बेसिकली टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। आप सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड जब ये फिर मोशन जाता है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पास करती है ये मोशन स्पेशल मेजॉरिटी से, और प्रेसिडेंट को एड्रेस करती है फॉर रिमूवल ऑफ अ जज। और प्रेसिडेंट जो है उसके बाद वो ऑर्डर को पास कर देता है, और इसके बाद ये जो जज होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के पास कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास गया, फिर प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर देता है जज को। तो ये प्रोसीजर होता है जज के रिमूवल के लिए। नाउ विल मूव टू ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। अब जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे, कौन करता है? प्रेसिडेंट जो होता है, बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करता है एक जज को। तो प्रेसिडेंट जो है वो जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है बाय कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट सबसे पहले
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को कंसल्ट करेंगे, उसके बाद एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये प्रोविज़न होता है। और ट्रांसफ़र पर क्या होता है कि ही इज़ एंटाइटल टू रिसीव इन एडिशन टू हिज सैलरी सच कंपनसेटरी अलाउंस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। जैसा भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी वैसे ही हाई कोर्ट के वो जज को ट्रांसफ़र होने के बाद एडिशनल सैलरी या जो भी कंपनसेटरी अलाउंस वो मिलेगी, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो ये चीज़ होती है। और जब भी ट्रांसफ़र होगा किसी भी हाई कोर्ट के जज का, तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिसीजन नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनको कंसल्ट करेंगे और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेंगे। उसके बाद ही वो अपना डिसीजन सुनाएंगे। और जो भी ट्रांसफ़र होगा वो ये नहीं कि आप किसी को पनिशमेंट देना चाहते हैं किसी हाई कोर्ट के जज को, तो इसलिए आपने उनका ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है उनका ट्रांसफ़र, कोई एक्सेप्शनल मेजर है, तभी ये ट्रांसफ़र लिया जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिसीजन नहीं रहेगा ट्रांसफ़र में। बाकी वो कंसल्ट भी करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस कोलेजियम, 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलेजियम को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और फिर किसी भी 2 हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करने के बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपना डिसीजन जो है वो देंगे प्रेसिडेंट को। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। तो ये रहती है। नाउ विल मूव टू एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनका ऑफिस वेकेंट है, तो वेकेंट हो गया भैया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ऑफिस, तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो उनको अपॉइंट कर देंगे। प्रेसिडेंट ने एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट कर दिया एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये हो सकता है। और या फिर जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो एब्सेंट है टेम्परेरी पीरियड के लिए, या फिर चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के वो इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। इन केसेस में क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं कोई भी हाई कोर्ट के जज को एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ कोर्स। उसके बाद विल मूव टू एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन्स एज एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years। अब 2 साल से ज़्यादा नहीं, 2 साल से ज़्यादा के लिए आप एडिशनल और एक्टिंग जजेस जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, पर हाँ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब या तो है कि हाई कोर्ट में ज़्यादा केसेस आ गए हैं, बहुत सारे केसेस आ गए हैं, तो ज़्यादा जजेस हैं नहीं हैंडल करने के लिए, तो फॉर अ टेम्परेरी पीरियड प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट क्वालिफाइड पर्सन्स एज एडिशनल जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, पर वो भी 2 साल से ज़्यादा, नॉट मोर देन 2 years, फॉर नॉट मोर देन 2 years। ऑल राइट। और क्या दूसरा क्या केस होता है कि जब भी बहुत सारे जो काम है और उसके बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, या फिर जो ये भी होता है कि इसमें कि अगर चीफ जस्टिस भी अगर नहीं है तो चीफ जस्टिस भी एक नया अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अगर जैसे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीज़न, या फिर ही इज़ अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परेरीली एज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट व्हेन अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। तो ये चीज़ हो जाती है। और जो दोनों ही एडिशनल और एक्टिंग जज होते हैं, एडिशनल और एक्टिंग जज दोनों का ही जो रिटायरमेंट एज होती है दैट इज़ 62 years, वो भी 62 years ही होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ विल मूव टू रिटायर्ड जजेस। अब रिटायर्ड जज के केस में क्या होता है
ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर एक जज रिटायर हो गए हैं तो उसको दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई भी जज रिटायर हो गए हैं तो किसी भी टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट के, जैसे एक स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, वो किसी भी स्टेट के, उसी पर्टिकुलर स्टेट के एक रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस हाई कोर्ट के ही कि आप जो है उसी हाई कोर्ट के या फिर किसी और हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं वो जज, कि आप जो है वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप हमारे हाई कोर्ट के जज बन जाइए। तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट a retired judge to act as judge of high court for temporary period। एक टेम्परेरी पीरियड के लिए कि आप एक्ट कर लीजिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा जजेस प्रेजेंट नहीं हैं और काम ज़्यादा है, तो इस चीज़ के लिए पर इसके लिए भी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे वो पहले कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट से। पहले प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे और ऑफ कोर्स उससे तो कंसल्ट करेंगे ही, जो रिटायर्ड पर्टिकुलर जो भी रिटायर्ड जज हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे। पर प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि क्या उनको सैलरीज अलाउंसेस वगैरह मिलेंगी, जो रिटायर्ड जज होंगे उनको क्या सैलरीज वगैरह मिलेंगी, ये भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। नाउ वील मूव टू ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारा हाई कोर्ट है, it is the highest court of appeal. High Court is the highest court of appeal and it is the protector of fundamental rights and it is the interpreter of the constitution and it also has supervisory and consultative roles. अब हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन पावर्स को थोड़ा डिटेल में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सब चीज़ें आती हैं हाई कोर्ट के पावर्स के अंडर, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पावर्स के अंडर। ऑल्दो हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी ज्यूरिसडिक्शन पावर्स हैं, जो मैंने आपको अपने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पर अभी हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पावर्स। अब सबसे पहले आ गया हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है, जैसे अपील के केसेस आते हैं, जैसे कि मैटर्स ऑफ एडमायरेलिटी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, सॉरी अपील के नहीं आते, सॉरी मैंने गलती से शायद ये बोल दिया होगा, नॉट ऑफ अपील। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ही ये होता है कि सबसे पहले केस ही उसी कोर्ट में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में बताया था, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि जो भी मान लीजिए किसी सेंटर का किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया या सेंटर का बहुत सारी स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे केसेस जो है वो हाई कोर्ट या और किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होती है वो केसेस को सुनने के लिए, और किसी कोर्ट के पास नहीं होती। तो वो चीज़ होती है कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऐसे केसेस किस कोर्ट के पास आते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ही होता है। इसीलिए जो हाई कोर्ट है उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि ये केसेस जो हैं, जैसे कि विल के केसेस हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह के विल के केसेस हैं, मैरिज का हो गया, डिवोर्स का हो गया, ऐसे केसेस जो होते हैं वो सीधा सीधा हाई कोर्ट के पास ही आते हैं। हाई कोर्ट के पास ही सिर्फ पावर होती है ये वाले केसेस को सुनने की और इस पर डिसीजन लेने की। कंपनी लॉज हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, तो ये अपील पे नहीं आते हैं ये वाले केसेस, सीधा आप हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। तो इसमें या फिर मान लीजिए मेंबर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के इलेक्शन पे डिस्प्यूट हो गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग, या फिर रेवेन्यू का मैटर हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन का मैटर हो गया उनके रिगार्डिंग, या फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न का इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग हो गया, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट कुछ भी, जैसे कि कुछ केसेस हैं, केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल। और जो हमारे 4 हाई कोर्ट्स हैं, कैलकटा के, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स,
इनका जो है इनका अपना ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड बिफोर 1973 कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स also had original criminal jurisdiction and this was fully abolished by the Criminal Procedure Code 1973। इनका तो पहले क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी था कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट्स का, पर फिर वो अबॉलिश कर दिया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 के थ्रू। एनीवेज, अब नेक्स्ट हम आते हैं रिट जुरिस्डिक्शन पे। रिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। ये मैंने आपको रिट्स के अपने चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट अगर जो रिट इशू कर सकता है वो आर्टिकल 226 के अंडर कर सकता है। तो उसमें कौन कौन से रिट्स आ जाते हैं, जैसे हेबीज कॉर्पस आ गया, मेंडामस आता है, उसके बाद सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन और को वारंटो, ये सब आ जाते हैं। तो ये सारे रिट्स आते हैं। अब सुप्रीम जो हाई कोर्ट होता है हमारा, उसके पास पावर होती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए वो रिट इशू कर सकते हैं, और साथ में और पर्पस के लिए भी, एनी अदर पर्पस के लिए भी वो रिट इशू कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही रिट इशू किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इतनी रिट की पावर होती है कि आप फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कर सकते हो। पर जो रिट इशू करने की पावर ज़्यादा बड़ी जो है वो हाई कोर्ट की है, क्योंकि उसके पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही नहीं है पावर, उसके लिए तो है ही, साथ में और पर्पसेस का क्या मतलब होता है, जैसे कि ऑर्डिनरी लीगल राइट हो गए उनके एनफोर्समेंट के लिए। तो ऑर्डिनरी लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए भी वो रिट इशू कर सकते हैं हमारे हाई कोर्ट। तो ये चीज़ आती है हमारे रिट जुरिस्डिक्शन में। एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि अपील कर सकते हैं, इसमें होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों में, सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल। जैसे कि जो भी सिविल मैटर्स में क्या होता है कि जैसे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, तो उनके जो भी लॉ के और फैक्चुअल जो क्वेश्चन पर अगर कोई क्वेश्चनिंग हो गई है तो उसके जो केसेस होते हैं डायरेक्टली फिर हाई कोर्ट के पास आ जाते हैं, तो उस पर आप अपील कर सकते हैं। एंड और या फिर ऑर्डर या जजमेंट हो गया हाई कोर्ट वगैरह का, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट का, वो भी सीधा हाई कोर्ट के पास ही आएंगे। जैसे कि पर ये ओनली द क्वेश्चन ऑफ लॉ इनके लिए ही आएंगे सिर्फ। और कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट जो है दे हैव द प्रोविजन फॉर इंट्रा कोर्ट अपील्स, जैसे कि व्हेन अ सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड अ केस। मान लीजिए कोई भी एक सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट है, वो कोई एक केस डिसाइड कर लेते हैं, तो उनका जो अपील जो कर सकते हैं फ्रॉम सच अ डिसीजन लाइज टू द डिवीजन ब्रांच ऑफ द सेम हाई कोर्ट, मतलब उसी हाई कोर्ट के डिवीजन ब्रांच को जो है आप उसका अपील कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम इंट्रा कोर्ट अपील्स। तो आप ये वर्ड आप लिख सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील्स, के सेम कोर्ट के ही दूसरे ब्रांच को आप अपील कर सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील। क्रिमिनल मैटर्स में क्या आगे आगे वही चीज़ें आ जाती हैं कि जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट्स जो हैं वो भी हाई कोर्ट के पास लाई करते हैं, कि जैसे कि एक सेंटेंस जो है वो इम्प्रिजनमेंट का एक सेंटेंस दे दिया है फॉर मोर देन 7 ईयर्स, तो उसके लिए भी आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट पर। और यहाँ पर ये नोट करने वाली चीज़ है कि जो डेथ सेंटेंस है, जो जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, विच इज़ अवॉर्डेड बाय अ सेशंस कोर्ट और एन एडिशनल सेशंस कोर्ट, ये जो है वो हाई कोर्ट से कंफर्म होना ही चाहिए बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। डेथ सेंटेंस मिलने से पहले ये सबसे पहले हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए। हाई कोर्ट जब कंफर्म करेगा तभी ये डेथ सेंटेंस को लागू करना चाहिए, वेदर देयर इज़ एन अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन और नॉट, चाहे कन्विक्टेड पर्सन अपील करे या नहीं करे, पर डेथ सेंटेंस
डेथ सेंटेंस यानी कैपिटल पनिशमेंट के केसेस जो हैं वो सबसे पहले ये ज़रूर हाई कोर्ट के पास जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कोई अपील करे या ना करे, हाई कोर्ट ज़रूर देखेगा इनको। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम मूव करते हैं अपना सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि एक हाई कोर्ट जो होता है उसके पास ये पावर होती है ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए जैसे कि कुछ कोर्ट्स हो गए जो कि एक स्टेट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, सबॉर्डिनेट जितने भी कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट के ही टेरिटोरियल, मतलब उसी एक पर्टिकुलर स्टेट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उनको सुपरवाइज़ करता है, उनके सबके ऊपर होता है। तो ये कह सकता है हाई कोर्ट, जैसे उनको हाई कोर्ट कैन कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम, और वो इशू कर सकते हैं कुछ रूल्स और कुछ ही कैन प्रिस्क्राइब, इट कैन प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स फॉर देम ऑफ देम। और बाकी बुक्स, एंट्रीज और अकाउंट्स जो भी रखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो उनके पास वो मांग सकते हैं वो। और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो ही खुद ही सेटल कर सकते हैं वो फ़ीस जो है, जो भी शेरिफ, क्लर्क्स, ऑफिसर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स को दी जाती है, तो वो हाई कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो एंड दिस पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ वेरी ब्रॉड, बहुत बड़ी पावर है सुपरिटेंडेंस की, क्योंकि वो सारे कोर्ट्स पे, सारे ट्रिब्यूनल्स पे अप्लाई होती है, वेदर दे आर सब्जेक्ट टू दी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और नॉट। तो ये चीज़ होती है एंड इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस बट ऑल्सो जुडिशल सुपरिटेंडेंस। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं एंड इट इज़ अ रिविजनल जुरिस्डिक्शन। ऑल्सो इट कैन बी सियो मोटो ऑन इट्स ओन एंड नॉट नेसेसरीली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी। मतलब अगर उनको कोई केस जो है ऐसा, कोई डिसीजन नहीं पसंद आया उनका, कुछ गलत हो गया, तो इट कैन रेक्टिफाई ऑल्सो। ये पावर्स हो जाती हैं हाई कोर्ट के पास। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं वो हम, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी, कि अनलिमिटेड अथॉरिटी हो गई भाई हाई कोर्ट के पास, आप कभी भी यूज़ कर लो, हर बार ही आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है बेसिकली, जिसको सिर्फ अप्रोप्रिएट केसेस में ही यूज़ किए जाना चाहिए। तो यूजुअली इट इज़ लिमिटेड टू एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया, या फिर कोई एरर ऑफ लॉ हो गया, या डिसरिगार्ड टू द लॉ ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स हो गया, एंड परवर्स फाइंडिंग्स हो गया, मैनिफेस्ट इनजस्टिस। इन केसेस में ही होता है ये कि हाई कोर्ट जो है वो अपना ये सुपरवाइजरी पावर को यूज़ कर सकता है। तो आप हर एक चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इम्पॉर्टेंट अप्रोप्रिएट मैटर्स में यूज़ कर सकते हो। नाउ विल मूव टू कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब मान लीजिए कि गवर्नर को जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, पोस्टिंग करनी है या प्रमोशन करना है, या फिर कुछ जुडिशल सर्विसेज जो होती हैं स्टेट की उनमें अपॉइंट करना है कुछ जजेस को, कुछ लोगों को। तो गवर्नर जो है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा। तो हाई कोर्ट के पास जो है वो पावर होती है, हाई कोर्ट के पास कंट्रोल होता है सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का। तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे गवर्नर जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना होगा, या उनकी कहीं पोस्टिंग करनी होती है, या फिर उनका प्रमोशन करना होता है। तो उन केसेस में गवर्नर डिस्कस करेंगे, कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट से। एंड हाई कोर्ट ऑल्सो डील्स विद द मैटर्स ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव ग्रांट करनी है मान लीजिए किसी को, या फिर ट्रांसफ़र करना है, या डिसिप्लिन हो गया मेंबर्स ऑफ जुडिशल सर्विस ऑफ द स्टेट का। और ये भी कर सकता है कि मान लीजिए कोई केस जो है वो पेंडिंग है एक सबॉर्डिनेट कोर्ट में, तो वो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस केस को विड्रॉ कर ले, ओनली इफ़ इट इन्वॉल्व अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कि हाई कोर्ट हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो अगर कोई ऐसा केस आ गया जो कि पेंडिंग है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, तो हाई कोर्ट जो है वो केस को विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम दी सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो ये चीज़ हो सकती है। एंड हाई कोर्ट का जो लॉ है इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन
in the same sense as the law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India. जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशल बॉडी है, हाईएस्ट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया आप उस डिसीजन को आपको मानना ही पड़ेगा बाकी सारे कोर्ट्स को। ऐसे ही एक स्टेट में जो है उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया तो बाकी के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है, तो उनका लॉ जो है वो हाई कोर्ट का लॉ बाइंडिंग हो जाता है ऑन ऑल इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वील मूव टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मैंने वही बताया था आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया था, हाई कोर्ट में भी यही है कि हाई कोर्ट के पास भी 2 पावर होती हैं। जितनी भी जजमेंट हो गई, प्रोसीडिंग्स हो गई, एक्ट्स हो गई कोर्ट की, हाई कोर्ट की, वो जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी एज एन एविडेंस फॉर एविडेंशियल पर्पसेस, कि भाई इनका एविडेंशरी वैल्यू है एंड दीज कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हाई कोर्ट की वो जो सारे जो एविडेंसेस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ये पहली पावर हो गई। सेकंड क्या हो जाती है कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन, या फिर दोनों चीज़ें भी दे सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कर दिया है तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में भी बताई थी ये चीज़, तो आप ये ध्यान रखिएगा। लास्ट हमारा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू एग्जामिन the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the central and state governments। अब देखें जो भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स होते हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की ये पावर होती है कि इन सारे लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, सारे जो ऑर्डर्स पास हुए हैं, जो भी लॉज बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसको देखने का जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास होती है। और अगर कोई लॉ ऐसा बन जाता है जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है तो उसको हम इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फ्रेज जो है वो यूज़ नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर जो आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 जो होते हैं हमारे, बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन अ हाई कोर्ट। ये दोनों जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो लगा देते हैं हाई कोर्ट पे। ऑलराइट, तो ये चीज़ हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ।